The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सौरभ त्रिपाठी नहीं, सौरभ द्विवेदी रोज आपके लिए ये शो लेकर आते हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझ पर आई है। पिछले 4 दिन से देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, आज भी उसी का विस्तार है। हजारों किसान सड़क पर जमे हैं और सरकार उन्हें बहलाने समझाने की कोशिशों में लगी है। किसान क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों से क्या कहा, इस पर शो में बात करेंगे और आपको बताएंगे उन 5 चेहरों के बारे में जिनके पीछे हजारों किसान मोदी सरकार को झुकाने दिल्ली तक आ गए। लेकिन सबसे पहले आज का वीडियो। मैंने ये कहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक जब भोपाल आए तो वो जंगल था और वहाँ ईदगाह नहीं थी, इसलिए उसको गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाए। इसलिए लोगों से आग्रह किया कि ईदगाह हिल से मत कहो, गुरु नानक टेकरी कहो, क्योंकि वो गुरु नानक के चरण कमल की भूमि है। ये भोपाल का परम सौभाग्य है कि भोपाल की धरती पर गुरु नानक आए और हम उनके नाम से टेकरी भी नहीं बना सकते, इसलिए ईदगाह क्यों कहना, गुरु नानक टेकरी कहना। जिन्हें आप सुन रहे थे वो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा हैं। देश में जगहों के नाम बदलने की राजनीति का अपना एक वर्ग है। इस राजनीति के अगुवा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात हवा में उछाल दी है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रामेश्वर शर्मा ने आज भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की मांग भी की है। रामेश्वर शर्मा विधानसभा कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण से जुड़े भूमि पूजन कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा, हमारे सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर अनावश्यक खून बहाने से बाज आइए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी। भोपाल की ईदगाह का नाम बदलने की बात कहकर आप अब मुस्लिमों व सिखों को लड़ाना चाहते हैं। जगहों के नाम बदलने के पीछे एक ऑल्टरनेट इतिहास खड़ा करने और इतिहास नकारने का भी प्रयास शामिल है। इस प्रयास में प्राचीन गौरव लौटाने के दावे शामिल होते हैं। इसके समर्थक भी हैं और विरोधी भी, लेकिन इस तरह के उदाहरण हम लगातार देख रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल है, जहां हमारे देश में एक दूसरे में गुथी संस्कृति, शब्दों और इतिहास को अलग अलग तोड़कर एक ही रंग से रंगने की कोशिश होती है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहले कोरोना से जुड़े अपडेट्स आपको देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,772 नए मामले सामने आए और 443 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लैब्स में RT-PCR टेस्टिंग के लिए 800 रुपए तय कर दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने में लगी 3 कंपनियों की टीम के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। इन कंपनियों में पुणे की जेनोवा बायोफार्मा, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब्स लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति पर 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बात की काफी संभावना है कि अगले साल के शुरुआती 3-4 महीनों में हम देश के लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। हमारी योजना है कि जुलाई अगस्त तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सके और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। एक अपडेट दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने घोषणा की कि संक्रमण के चलते राज्य में लागू पाबंदियां 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। दूसरी सुर्खी, आज 30 नवंबर को देव दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने खजूरी में वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वाराणसी प्रयागराज हाईवे को 6 लेन में बदला गया है।
73 किलोमीटर के इस हाईवे के चौड़ीकरण पर 2447 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए किसानों को संदेश देने में ज्यादा किया। तीनों कृषि कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों को बड़े मार्केट का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें ज्यादा दाम मिल सके। अभी तक किसानों के साथ छल होता रहा। जिन्होंने ये छल किया उनके लिए झूठ फैलाना आदत बन चुकी है। सुनिए। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। पीएम मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडियों को मजबूत बनाने की बात की। सुनिए। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शुरू से ही किसानों के साथ सरकार की संवादहीनता की बात कही जा रही है। इस आरोप के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, सरकार उनका पूरा जवाब देने का प्रयास कर रही है। जिन्हें कृषि सुधारों पर शंकाएं हैं वो भी भविष्य में इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। समाज सेवी के तौर पर काफी मशहूर रहे बाबा आमटे की पोती शीतल आमटे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उन्होंने 30 नवंबर की सुबह जहरीला इंजेक्शन लगाया था। उन्हें वरोरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। शीतल आमटे आनंदवन की महारोगी सेवा समिति की सीईओ थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने महारोगी सेवा समिति में घोटाले की बात की थी। शीतल आमटे को जनवरी 2016 में विश्व आर्थिक मंच की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर 2016 के रूप में चुना गया था। आनंदवन की स्थापना मुरलीधर देवीदास आमट उर्फ बाबा आमटे ने की थी, जिन्होंने समाज सेवा और कुष्ठ रोगियों के इलाज में अपना जीवन खपा दिया। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, गांधी शांति सम्मान मिला था और यूएन की तरफ से मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में जमा होने की इजाजत मिलने के बाद से ही पुलिस के साथ कोई हिंसक झड़प तो नहीं हुई, लेकिन सरकार के लिए परेशानी भी कम होती नहीं दिख रही है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बातचीत को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर किसान बुराड़ी ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि किसानों ने सरकार की यह शर्त खारिज कर दी और कहा कि वो सरकार से सिर्फ बिना शर्त के ही बातचीत करेंगे। किसानों की इस मांग को दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी समर्थन मिला। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सरकार को बिना शर्त किसानों से बात करनी चाहिए। रविवार रात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। हालांकि बैठक में क्या तय हुआ, ये खबर बाहर नहीं आई। सोमवार सुबह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पहुंचे और दोपहर तक बैठक चली। लेकिन इन बैठकों में सरकार ने क्या तय किया है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये सूत्रों के हवाले से भी मीडिया तक नहीं आ पाया है। दोपहर बाद दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के नाम संदेश दिया। पीएम ने फिर वही बात कही जो इन कानूनों को लेकर वो कई बार कह चुके हैं। एक तो ये कि कृषि कानूनों से किसानों का बहुत फायदा होगा और दूसरी बात ये कि विपक्षी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री की पूरी बात। बीते कुछ समय से
हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। रविवार को मन की बात में किसानों का जिक्र करने के बाद अब दूसरी बार पीएम ने किसान कानूनों का जिक्र किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों से बातचीत के लिए कह चुके हैं। यानी सरकार में किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक असहजता और हलचल तो दिख रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के आज वाले बयान से फिर ये बात पुख्ता हो जाती है कि कानूनों पर सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। वो सिर्फ किसानों को ही कानूनों के फायदे गिना रही है। लेकिन फिर बात आती है कि जो हजारों किसान कानून वापस लेने की मांग के साथ आए हैं, सरकार उन्हें कैसे मनाएगी? किसान तो किसी शर्त पर बातचीत के लिए राजी भी नहीं हो रहे। शुक्रवार को दिल्ली के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद भी किसान बॉर्डर पर ही डटे रहे। बुराड़ी मैदान में कुछ ही किसान पहुंचे थे, वो भी आज सुबह बॉर्डर की तरफ वापस चले गए। सुनिए इन किसानों का प्लान। तो ये जो लड़ाई है, ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों को कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन एक साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा मरे। अभी किसान हरियाणा और दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर जमा हैं। ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इन्हीं प्रदर्शन स्थलों पर किसानों ने आज गुरु नानक जयंती भी मनाई। प्रसाद बांटने की तस्वीरें भी आईं। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर वाले 2 रास्ते तो पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन अब किसान संगठनों ने दिल्ली आने के 5 रास्ते बंद करने की धमकी दी है और यहीं से सरकार की असली परेशानी शुरू होती है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी अब प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। दिल्ली के गाजीपुर को यूपी के गाजियाबाद से जोड़ने वाले रास्ते में किसानों ने 20 सड़क पर टेंट लगा दिया। एहतियातन पुलिस ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े बड़े पत्थर रखकर ब्लॉक कर दिया है। ये रास्ते बंद होने से दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस को रूट डाइवर्जन भी करना पड़ा है और इस दौरान सड़कों पर लंबे जाम के वीडियो आए। हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत की खबर भी आई है। 55 साल का किसान लुधियाना से प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। ये इन प्रदर्शनों में पहली मौत है। हालांकि अब तक हिंसा की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। तो बात आती है कि हजारों किसानों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन है वो नेता जिनके कहने पर किसान सर्दी के मौसम में जमीन पर खुले में सोते हैं? यूं तो इस आंदोलन के कई चेहरे हैं, लेकिन 5 बड़े चेहरों की बात करते हैं। पहला, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। वो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली कूच के लिए जमीन तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका है। गुरनाम ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से, लेकिन उन्हें सिर्फ 1307 वोट मिले। हालांकि वो किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा में कई प्रदर्शन किए।
उन पर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं। आउटलुक की खबर के मुताबिक गुरनाम पर हत्या की कोशिश के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जब से केंद्र सरकार कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर आई है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार से बातचीत के दौरान भी आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा नाम जोगिंदर सिंह उगराहा। पंजाब के छोटे बड़े 30 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम भारतीय किसान यूनियन उगराहा का है। इस संगठन की कमान 75 साल के पूर्व फौजी जोगिंदर सिंह उगराहा के हाथ में है। वो इस संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सिंह को निजी तौर पर फोन करके बातचीत का निमंत्रण दिया। जोगिंदर सिंह पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में उगराहा गांव के रहने वाले हैं। 1975 में भारतीय सेना में भर्ती हुए, लेकिन 2 साल बाद ही पारिवारिक कारणों से सेना की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जोगिंदर सिंह ने खेती बाड़ी पर फोकस किया और डेयरी खोली। उनके परिवार के पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन है और उन्होंने 2002 में भारतीय किसान यूनियन का उगराहा फैक्शन शुरू किया। इस किसान संगठन की मालवा क्षेत्र में अच्छी पैठ है। जोगिंदर सिंह की ईमानदार छवि के कारण आम किसान उनसे जुड़ते गए और उनका संगठन मजबूत होता गया। तीसरा नाम बलवीर सिंह राजेवाला भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इस यूनियन का संविधान लिखा था। बलबीर सिंह पंजाब के खन्ना जिले के राजेवाल गांव के हैं। 12वीं तक की पढ़ाई की है। राजेवाल स्थानीय मालवा कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये समराला क्षेत्र का एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। 77 साल के बलवीर के संगठन का प्रभाव क्षेत्र लुधियाना के आसपास का मध्य पंजाब है। किसानों को एकजुट कर दिल्ली कूच के लिए तैयार करने में ये बड़े सूत्रधार बताए जा रहे हैं। बलवीर सिंह राजेवाल संयुक्त किसान मोर्चे के 7 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। किसानों के प्रदर्शन के डिमांड का मसौदा तैयार करने में राजेवाल ने महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई है। राजेवाल का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, वो हमें सुनने के बजाय टाल मटोल करने में लगी है। चौथा नाम है सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसानों के मुद्दों पर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। 29 नवंबर को उन्होंने पीसी में कहा था कि हमने फैसला किया है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बुराड़ी ओपन जेल है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी जेल जाने के बजाय दिल्ली में एंट्री के 5 रास्तों का घेराव करेंगे। हमारे पास 4 महीने का राशन है, तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमारी ऑपरेशन कमेटी आगे का फैसला लेगी। हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या किसी और पार्टी का। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा अनजाने में दुर्व्यवहार के लिए मीडिया से माफी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमने तय किया है कि हर बैठक के बाद मीडिया के लिए एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। 5वां नाम है डॉक्टर दर्शन पाल। डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। 30 किसान संगठनों के समन्वयक हैं। 1973 में MBBS और MD करने के बाद वो सरकारी सेवा में रहे। 2002 में एक सरकारी डॉक्टर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो सामाजिक और किसान संगठनों के साथ सक्रिय हो गए। गो न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि पंजाब के किसानों ने छोटे स्तर पर संघर्ष की शुरुआत की और उसे इतने बड़े लेवल पर पहुंचाया। बीजेपी को छोड़कर पंजाब में हर कोई किसानों के साथ है। रेल रोको आंदोलन में उनका यूनियन भी शामिल रहा है। ये कुछ बड़े नाम हैं और भी बड़े किसान नेता इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं। और जैसा कि ये नेता कह रहे हैं कि इनके पास अगले कुछ दिनों तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने के लिए पर्याप्त राशन है। अब देखना यह होगा कि किसानों का धैर्य जवाब देता है या सरकार को झुकना पड़ता है। बिना कानून वापस लिए किसानों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए कैसे राजी करेगी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के शो में बस इतना ही। शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।